खट्टी मीठी कहानियाँ। तुम कभी कभी मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने लगती हो कि मुझे तो अपनी माँ की याद आ जाती है। दीजिए, अपना हाथ आगे कीजिए। देखो, सारा दिन कुदाल और हल पकड़ते पकड़ते हाथ सख्त हो गए हैं। अच्छा सुनो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करने चलूंगी। अरे नहीं मेरी जान, तुझसे नहीं होगा। बहुत मेहनत का काम है, पसीने में भागते हुए, धूप में जलते हुए। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर लूंगी। जाओ, अब जल्दी से नहाकर आ जाओ। मैं गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। सुनो, सावधान रहना, यहाँ सांप हो सकते हैं। हाँ बाबा, हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी दूरी बरकरार रखते हुए बीज लगाना, समझी? ठीक। अरे भीगो मत, जाओ उस छावनी के नीचे खड़ी हो जाओ। तुम भी चलो। अरे मुझे इसकी आदत है, तुम जाओ, मैं करता हूँ। मुझे भी आदत है, मैं भी कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद इन्हें निमोनिया हो गया है। मैं ठीक होने के लिए दवाई लिख देता हूँ। दिन में 3 बार खिला देना। बेटा, आओ आओ ना, मेरे पास आओ। जरा मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ने दीजिए ना। मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। वादा करो। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना जी। छाया की ये नींद उसकी आखिरी नींद थी। उसके बाद वो और नहीं उठी। कुछ दिन बीत जाने के बाद गणपत देखता है कि वो खेत का काम, घर का काम, बच्चा संभालना, ये सब अकेले नहीं कर पा रहा है। एक दिन अरे गणपत, इस बच्चे की तो रो रो कर हालत खराब हो चुकी है। अरे क्या करूं मौसी, इसी के लिए तो दूध लाने गया था। देख गणपत, इस तरह बच्चा संभालना, घर का काम संभालना, खेत का काम संभालना एक मर्द के लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हें कम से कम बच्चे को छाया के पिताजी के घर छोड़ आना चाहिए। लेकिन मौसी, हम दोनों का ही इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो फिर गणपत, तू एक और शादी कर ले। नहीं मौसी, मैंने मरते समय छाया को वचन दिया था कि उसके मरने के बाद मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे बच्चे के बारे में तो सोच, उसका क्या दोष है? और जब वो यहाँ कष्ट सह रहा होगा तो क्या स्वर्ग में उसकी माँ को अच्छा लगेगा? सुन, मेरी बहन की एक बेटी है माला, बहुत ही शांत लड़की है। वो तेरा घर और बच्चा दोनों संभाल लेगी, देखना। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोल। ठीक है, ये सब मेरे बच्चे की भलाई के लिए है। गणपत मजबूरी से राजी हो जाता है। कुछ दिनों में गणपत की शादी माया से हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन शादी के बाद से ही माला को ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए उसे काम करने में भी परेशानी होती है। वो जब भी कोई काम करने जाती है
तो अपने आप कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। एक दिन अरे ये क्या? मैंने तो सुबह ही सूखी लकड़ियां यहाँ रखी थी चावल उबालने के लिए, तो फिर ये लकड़ियां भीग कैसे गई? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। क्या हुआ? बैठे बैठे क्या सोच रही हो? और तुमने अब तक चावल क्यों नहीं उबाला? अभी करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे लकड़ियां बिल्कुल भीग कर नरम हो चुकी हैं। मतलब तुम बगीचे से भीगी लकड़ियां लेकर आई थी? नहीं, मैं तो सूखी लकड़ियां ही लाई थी, लेकिन बारिश भी तो नहीं हुई। तो फिर क्या ये लकड़ियां अपने आप ही भीग गईं? या फिर ये किसी भूत का काम है? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जाओ जाओ, दूसरी लकड़ियां लेकर आओ। जब छाया थी तब ये सब परेशानियां होती ही नहीं थी। ये क्या हो गया? इसे किसने गिराया है? कौन हंस रहा है? हाँ? कुछ दिन बाद खाना दो, मुझे भूख लगी है। जी, अभी लाई। ये क्या? ये चावल तो बिल्कुल जल गई है। लेकिन ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने बच्चे को इसी हांडी से चावल निकाल कर खिलाया। उसके बाद तो मैंने चावल को और चूल्हे पर चढ़ाया ही नहीं। सब कुछ भूल कर बैठे रहने से संसार नहीं चलता माया। छाया हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे हर पल खुशी महसूस होती थी। और अब देखिए, भले ही मैं दीदी जैसी सब कुछ नहीं कर सकती, पर इसका मतलब आप ऐसा कहेंगे, उनके साथ मेरी तुलना करेंगे आप? तुलना नहीं तो क्या करूं? अब मैं समझा कि छाया मुझे हमेशा छाया की तरह संभाल कर रखती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब दीदी अभी भी इस घर में छाया की तरह घूम रही हैं, इसलिए हर काम बिगड़ जा रहा है। खुद गलती करके भूत को दोष देना आसान है माया। धत तेरे की, अभी खाली पेट ही बस पानी पीकर सोना पड़ेगा। माँ खाना दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कुछ दिन बाद अरे दीदी, आप? मुझे माफ कर दो दीदी। तुम नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रहूं, तो मैं चली जाती हूँ। मैं ये तकलीफ और नहीं सह सकती। अरे जा जा, ये मेरा परिवार है, तेरा नहीं। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। माँ, ओ माँ। कुछ दिन बाद बच्चे की देखभाल में फिर से परेशानी शुरू होती है। गणपत उसे सही समय पर खाना नहीं दे पाता है। बच्चा रोता है।
मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ नहीं है, चुपचाप बैठ, मैं खाना बना रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे पास जरूर वापस लेकर आऊंगी। माला, माला, मुझे माफ कर दो बहन। कौन है? हाँ, तेरी स्वर्गवासी दीदी। दीदी? मेरी ही गलती थी बहन। मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा इतना कष्ट झेल रहा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी और अपना ये परिवार त्याग दूंगी। नहीं दीदी, तुम भी रहना, वो हम दोनों का परिवार है। तुम एक बड़ी दीदी की तरह हमेशा मेरी मदद करना। माँ, माँ, एक सांप। माँ, माला, आज तुम्हारी वजह से हल चलाने का काम इतनी जल्दी से हो गया। तो तुम्हें घोड़े पे बैठना है, बोलो। हाँ, बैठना है, बैठना है। घोड़े पर कौन चढ़ेगा, बोलो बेटा। मैं चढ़ूंगा, मैं। अयन, ले बेटा, मछली का सर खा। हाँ हाँ, दे दो दे दो। वहाँ कोलकाता में जाकर मछली का सर कहाँ मिलेगा? हाँ? भैया, कोलकाता बहुत बड़ा शहर है ना? अरे बेटा, उसे क्या पता, पर हाँ, कोलकाता बहुत बड़ा शहर है। अब तो कुछ सालों के बाद तुम भी वहीं पर जाकर पढ़ाई करोगे। हाँ अच्छा पिताजी, भैया क्या कल ही चले जाएंगे? हाँ बेटा, कल ही जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन जो हो गया है, अब जितनी जल्दी जाकर पढ़ाई शुरू करे उतना ही अच्छा। हाँ तो बेटा अयन, क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली है? हाँ पिताजी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। वहाँ पहुँचकर खबर कर देना बेटा, नहीं तो हमें चिंता लगी रहेगी। नई जगह है ना। हाँ माँ, पहुँचते ही आपको इत्तला करूँगा। हाँ तो ठीक है, अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। हाँ? क्यों जी, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? लगता है अब मेरे जाने का समय हो गया। सुनो, क्या तुमने अयन को खबर भिजवाई है? हाँ? नहीं जी। अयन को मेरे सामने बुलाओ, सामने। खबर कर दिया था, हो सकता है अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से वो ना आ पा रहा हो। क्या क्या तुमने उसे मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया? नयन, बेटा बेटा नयन, बेटा मैं तुझे शहर में भेजकर नहीं पढ़ा पाया, तो मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। नहीं पिताजी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप बात मत कीजिए, आप चुप रहिए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा बेटा नयन, अपनी अपनी माँ का ख्याल रखना बेटा, उसे कोई तकलीफ मत देना
नयन अपने पिता के छोड़े हुए संपत्ति का ख्याल रखता है। अब वो एक युवक है। उधर अयन गांव वापस नहीं लौटा। माँ और भाई की खबर तक नहीं लेता। नयन की माँ ने नयन की शादी गांव की ही एक लड़की से करवा दी है। लीजिए माँ, ये दवाई खा लीजिए। कितनी बार कहा है कि आप सिलाई मत किया कीजिए, रात को फिर से सर दुखेगा आपका। माँ? कौन? माँ, मैं अयन हूँ। अयन? ये देखो, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ? तुम्हारी बहुरानी। ये रिम्पी है। बहू? रिम्पी, माँ के पैर छुओ। सॉरी, बट ये सोच बहुत बैकडेटेड है। कुछ कहा तुमने? आइए, घर के अंदर आइए दीदी। बैठिए, ये आपका कमरा है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। ओ हाँ। ये क्या, यहाँ एसी नहीं है क्या? एसी, एसी, गर्मी लग रही है। रुकिए रुकिए। हवा आ रही है अब? हाँ। बहू, मुझे जरा पानी दे दे। ला रही हूँ माँ। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? इतनी गर्मी है और एक एसी भी नहीं। अरे रिम्पी, ये गांव है, यहाँ पर एसी कहाँ से मिलेगा? तो फिर मेरे लिए इतनी गर्मी में यहाँ रह पाना पॉसिबल नहीं है। अरे, ऐसा कहने से काम कैसे चलेगा? मेरी नौकरी है यहाँ पर, यहीं पर पोस्टिंग हुई है मेरी, काम तो करना पड़ेगा ना। तुम अपने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करो। अरे, ये कैसी बात करती हो? नई नौकरी है, कम से कम साल भर तो जाने दो, उससे पहले हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। आइए, खाना खा लीजिए। अपने हाथ पैर धो लीजिएगा। आइए। ये क्या, पूरी सब्जी? सैंडविच नहीं है? मैं ये सब तेल वाला खाना नहीं खाती। दीदी, आज आप खा लीजिए, मैं कल आपके लिए सैंडविच जरूर बना दूंगी। उफ, प्लीज, ये गांव वाले जैसे मुझे मत बुलाओ। सुनो, आज के बाद से ना मुझे चेयर टेबल पे खाना देना, क्योंकि जमीन पर बैठकर मैं खाना नहीं खा सकता। ऐसा ही होगा भाई, मैं तुम्हारे भैया से कहकर एक टेबल का इंतजाम करवाती हूँ। मैं कब तक किताबें पढ़ूंगी? शाम होते ही सारा वक्त पढ़ते हुए ही गुजारना पड़ता है। यहाँ कोई सिनेमा भी नहीं है और ना ही कोई पार्टी होती है। जाकर टीवी देखती हूँ। ये क्या किया बहू? मैं सीरियल देख रही थी। आप भी ना, क्या उटपटांग सीरियल देखती रहती हैं? चुपचाप बैठकर इंग्लिश मूवी देखिए। मुझे ये सब समझ नहीं आता बहू। गाँव, टिपिकल गाँव वाली। अब इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। अरे बहू, इधर आना जरा। हाँ माँ। बहू, मेरा सीरियल। माँ, कनाई चाचा के घर तो आज हरि कीर्तन है ना, आप भूल गई? चलिए मैं आपको वहाँ पहुँचा देती हूँ। ठीक है, चल बहू। इम्पॉसिबल, अब मैं शहर में रहने वाली यहाँ कपड़े धोऊंगी? कैसे घर में आ गई हूँ मैं? एक वॉशिंग मशीन तक नहीं है। मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। इस गांव में ये सब नहीं चलता रिम्पी। तुम ही रहो अपने इस गांव में। मुझे कल ही मेरे पापा के घर ले चलना। मुझे दीजिए भाई, क्या धोना है? ये लो।
रुको, मेरे कपड़े भी लेती जाओ। ये तो भला है कि एक अच्छी नौकरानी मिल गई। छी रिम्पी, सिंपैथी। ये क्या बहू, तुम इन कपड़ों में शादी में जाओगी? दीदी, ये गांव की शादी है ना, तो आप एक साड़ी पहन कर आ जाइए। इरिटेटिंग। अरे शर्मा, तेरी बड़ी बहू तो तेरी छोटी बहू जैसी अच्छी नहीं है। तेरी छोटी बहू तो साक्षात लक्ष्मी जैसी है, शांत और सुशील। सुना है कि घर के सारे काम वही करती है और तेरी बड़ी बहू उससे बोल बोल कर काम करवाती है। हाँ, नहीं नहीं, चुप करो तुम लोग। चलिए दीदी, चलकर खाते हैं। क्या? अब ये दाल चावल मैं रात को खाऊं? इम्पॉसिबल। मैं घर जा रही हूँ। दीदी रुकिए, मत जाइए, रास्ते में बहुत अंधेरा है, मत जाइए। गॉड! तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि वो नहीं आ पाएंगी, और हाँ, उन्होंने तुम्हें भी वहां पर भेजने से मना किया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, वो इतना परिश्रम नहीं कर सकती। यही लिखा है उन्होंने। ये क्या? माँ ने ऐसा कहा? दीदी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आपकी छोटी बहन है ना यहाँ। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बहन, और मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो हम सब मिलकर वो अंग्रेजी मूवी देखते हैं। माँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तुम मुझे समझाओगी ना बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको और बेला को बहुत गलत समझा। मेरे अहंकार की सजा मुझे मिल गई है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। तले हुए पापड़ सिर्फ 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए में तले हुए पापड़। आइए आइए और जादूगर का जादू देख कर जाइए। आइए आइए। ऐसा कितने दिनों से हो रहा है? जी, आज से ही। आज मेले से भीग कर आए हैं, लेकिन बुखार उससे भी पहले से था। मुझे इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। देखिए, हो सके तो शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जहां इनका इलाज अच्छे से हो सके। पर उसमें तो बहुत खर्चा है ना डॉक्टर साहब। फिर भी आज रात जरा सतर्क रहना। कल सुबह होते ही इन्हें शहर के किसी डॉक्टर के पास ले जाना। अभी तक के लिए मैंने जो दवाइयाँ लिखी है उन्हें ये खिला दीजिए। कमला के पति विभिन्न मेलों में घुड़सवारी करके खेल दिखाते थे। उससे जितनी भी कमाई होती थी, उसी से कमला का घर संसार चलता था। कमला के पति की उसी रात मौत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद, बहू रानी, इस तरह से घर नहीं चलता ना। क्या मैं कोई काम ढूंढूं? माँ जी, इस उम्र में आप काम ढूंढेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? इससे तो बेहतर होगा कि मैं ही कोई काम ढूंढ लूं। नहीं बहू रानी, गांव के लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। घर की बहू अगर काम करने जाए तो लोग कैसी कैसी बातें कहेंगे। लेकिन माँ, हमें घर तो चलाना पड़ेगा ना। वो भी है, हम मर तो नहीं सकते ना। माँ, अब से मैं इनकी जगह लूंगी। तो क्या अब से तुम ये कपड़े पहनोगी? हाँ माँ, उससे तो गांव के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी ना। मैं किसी के घर में या कोई दूसरा काम तो नहीं कर रही हूँ ना। अपने पति का काम
अगर उसकी पत्नी कर रही है तो ये तो सम्मान की बात हुई ना। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, तुमको जो सही लगे वही करो। यही कमला का नया जीवन शुरू होता है। वो रंग बिरंगे पोशाक पहनकर खेल दिखाने लगती है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कमला के पति जैसे बच्चों को पसंद करते थे, कमला भी उन्हें उतना ही पसंद करती थी, लेकिन उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जय काली, जय शंकर, बम बम बोले। बहुरूपी जी, हमें भी शिव जी का दिखाइए ना। ए चल, घर चल। नहीं माँ, मुझे इनका नृत्य देखना है। खबरदार, वो बच्चा चोर है, कभी भी उसके पास मत जाना। अब घर चल। हाँ माँ, छोड़िए ना, मुझे एक बार उनका डमरू बजाना है। खबरदार, चल जल्दी घर चल। जाओ जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? बहुत तकलीफ हो रही है माँ। क्यों बहू? माँ, क्या मैं बच्चा चोर हूँ? ये सब तुमसे किसने कहा? अच्छा माँ, अगर आज आपका बेटा होता तो हमारी भी एक संतान होती ना माँ। ऐसा क्या हो गया है बहू? माँ, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वही बेवकूफ हैं। अब तुम ये सब मत सोचो बेटी। अरे वाह, ये पक्षी तो देखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ, ये मैं बच्चों को दूंगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आओ चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है बेटी। अरे ठाकुर माई, बच्चे कहाँ हैं? ये लो, अब जाओ। बच्चे को और बिगाड़ा मत करो। उन्हें पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है। चलो जाओ तुम सब। कुछ दिन बाद बहुरूपी जी, खिलौना दीजिए ना। एक दिन अरे कमला, हमारा बच्चा हमें वापस दो। प्रणाम ठाकुर माई। तुमने मेरे लड़के को कहाँ छुपा रखा है? क्या मतलब, ये आप क्या कह रही है ठाकुर माई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे दोपहर से मेरा लड़का गायब है। तुमने ही उसे छुपा कर रखा है। उसे खिलौने देकर फंसा कर लाई हो तुम। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम बच्चा चोर हो।
ठाकुर माई, मेरा बेटा कह रहा था कि किशोर पक्षी देख रहा था और सीटी बजा रहा था। पक्षी जंगल की तरफ उड़ गया और किशोर भी उसके पीछे पीछे चला गया। क्या मतलब? उस घने जंगल में? हे राम, अरे कोई है क्या जो मेरे लड़के को वापस ला सकता है? वो जंगल मैंने भी सुना है, बहुत ही डरावना है। किसी को भी नहीं जाना चाहिए। निकलते हैं। जो जहाँ है वापस नहीं आता है। जंगल तो बहुत ही नहीं डरावना जाऊंगा है। बाबा। हे भगवान, तुम में से कोई तो मेरे बेटे को उस जंगल से लेकर आओ। ठाकुर माई, मैं जाऊंगी। तुम जाओगी? तुम एक औरत होकर उस जंगल में जाओगी? जी ठाकुर माई, हमें किशोर को वापस लाना ही पड़ेगा। मैं चलती हूँ। अंधेरा होने से पहले ही मुझे जंगल पहुँचना पड़ेगा। आप घर जाइए। किशोर, किशोर बेटा, किशोर। चल यहाँ से, चल। किशोर, किशोर बेटा, कहाँ हो तुम? किशोर। अरे किशोर बेटा। बहुरूपी जी, अरे बाप रे, वो तो बिल्कुल पागल है। उसे किसने कहा था कि उस जंगल में जाके उस बच्चे को बचाए? अभी खुद की जान भी गंवा चुकी है। खा लिया होगा, देखना। वो तो नहीं आएगी, अब तो उसकी लाश ही लौट कर आएगी। खा जाएगा। उसके बाद हम अरे देखो, वो तो जंगल से आ रही है। चलो उसके पास चलो। रुको कमला, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं ठाकुर माई, आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, मुझे आज बोलने दो। मैं तुम्हें बच्चा चोर समझती थी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो तुम्हें इंसान ही नहीं समझती थी। दरअसल हमारे समाज में तुम जैसे दयालु और साफ मन के इंसान नहीं है, इसलिए हमने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुम्हें बहुत कुछ कहा है। आज से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी किशोर की माँ हो। ठाकुर माई, आज से तुम्हें जब मन करे तुम मेरे घर आ सकती हो। तुम्हें जब मन करे तुम किशोर के साथ खेल सकती हो। मुझे भी माफ कर दो कमला। और मुझे भी। मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन और नहीं। आज से तुम इस गांव के सभी बच्चों की माँ हो, कमला माँ। इसके बाद से सभी उसे कमला माँ बुलाने लगे, लेकिन बच्चे अब भी उसे बहुरूपी ही बुलाते थे। बहुरूपी जी आ गई। आप क्या बात कराएंगी? माँ दुर्गा आ गई। वो देखो, तुम्हारी कमला माँ आज माँ दुर्गा बनकर आई हैं। चलो देखते हैं आज तुम्हारी कमला माँ क्या खेल दिखाएंगी। बहुरूपी जी आ बहुरूपी जी आ गई। आज हमें दुर्गा असुरवत दिखाइए ना, असुरवत दिखाइए ना हमें। पूनम गांव की एक सीधी सादी लड़की है, मगर वो बौनी है, इसलिए गांव के लोग उसे चिढ़ाते हैं। पूनम के माता पिता बहुत दिनों पहले गुजर गए थे, तब से वो अपने चाचा चाची के पास रहती है। एक दिन पूनम रास्ते से कहीं जा रही थी, इतने में दो बच्चे उसके पास आते हैं। पूनम दीदी तुम कितनी छोटी सी हो। हम आपसे उम्र में कितने छोटे हैं, मगर आपसे कितने लंबे हैं, है ना? ये बोलकर
बच्चे भाग गए। पूनम को बुरा लगा, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे ने उसे ऐसा नहीं बोला था। पूनम घर चली गई और घर जाकर रोने लगी। माँ, बापू, आप लोग क्यों चले गए मुझे छोड़कर? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? तभी उसकी चाची पर चली आती है। उसके चाची स्वभाव के बहुत कड़क हैं, हमेशा पूनम को टोकते रहते हैं। उसकी चाची कहती है, अरे महारानी, यहाँ बैठकर रोने से सारा घर का काम हो जाएगा क्या? काम धाम नहीं है कुछ? चल काम पे लग जा। जा रही हूँ चाची। असल में गांव के बच्चे मेरे बौनी होने का मजाक उड़ाकर भाग गए, इसीलिए मुझे रोना आ रहा था। अब इसके बाद उसके चाचा आते हैं और कहते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया क्योंकि तू बौनी है। इसमें रोने वाली क्या बात है? बौनी को लोग बौनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चल अब काम पर लग जा। तेरी चाची को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दे। चल। पूनम चुपचाप उठकर खाना बना देती है और घर का सारा काम कर देती है। ये सब सहते सहते अब वो पत्थर की बन चुकी है। चाचा चाची की बस एक ही इच्छा है, कैसे भी करके इसकी शादी करवाना और उसे इस घर से भगाना। वो हमेशा शादी की बात करते और ताना मारते। बस कैसे भी करके इसको घर से विदा करना होगा। अरे मुझे भी तो यही चिंता खाए जा रही है कि इसकी शादी कैसे होगी। कौन करेगा इस बौनी से शादी? दहेज में पता नहीं कितने रुपए देने पड़ेंगे। वो तो देना ही होगा, इसीलिए ऐसी लड़की की जिम्मेदारी लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। देखो, इसे जल्द से जल्द विदा करो। पूनम रोज यही सुनती रहती। बुरा लगने पर वो अपने कमरे में छुप छुप कर रो लेती। इस दुनिया में उसका बस एक कुत्ता है जिसका नाम है कालू। कालू उससे बहुत प्यार करता है, हमेशा पूनम के पास आकर दम हिलाता रहता है। एक कालू ही है जिसके साथ पूनम थोड़ा अच्छा समय बिता सकती है। कालू, पता है तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये सुनकर कालू दुम हिलाता हुआ भौंकता है। एक दिन पूनम के चाचा के एक रिश्तेदार आते हैं। अरे भाई साहब, जल्दी से पूनम की शादी करा दीजिए। हाँ, वरना देर हो गई तो सारे लड़के हाथ से निकल जाएंगे। फिर कौन करेगा इस बौनी से शादी? हाँ? वही तो करवाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? देखिए, मैं एक लड़के को जानता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बार बात करके देख सकता हूँ। अरे अनुमति की क्या बात है? इस चुड़ैल को घर से निकालने के लिए मैं तो तड़प रहा हूँ। आप जितनी जल्द से जल्द हो सके मुझे उस लड़के से मिलवाइए। वो रिश्तेदार चला गया। 2 दिन बाद खबर आई कि लड़के वाले राजी हैं। लड़के का नाम आकाश है। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। घर पर सिर्फ लड़का और उसकी माँ रहते हैं। वो पूनम को देखना चाहते हैं। अगले दिन आकाश और जानकी पूनम के घर पर आते हैं। वाह, आपकी बेटी के बनाए हुए समोसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो फिर हम मुद्दे पे आते हैं।
लेकिन आप पूनम को नहीं देखेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ जानते हैं और हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हम दहेज जरूर लेंगे। हाँ हाँ, वो तो हमें देना ही होगा। क्यों बेटा आकाश जी, सही कहा ना हमने? जी हाँ, तो फिर सुनिए। आकाश और जानकी ने दहेज का लिस्ट देना शुरू किया। उस लिस्ट में नगद पैसों से लेकर 10 लाख की गाड़ी और भी बहुत कुछ था। लिस्ट सुनकर पूनम के चाचा चाची चिंता में पड़ गए। हे भगवान, इतना कुछ! लेकिन इतना कुछ हम कहां से लाएंगे? वो तो आप सोचेंगे ना। देखिए, पूनम एक बौनी है, इसीलिए दहेज तो कुछ ज्यादा ही चाहिए। अब आप सोच लीजिए, आकाश को तो कोई भी लड़की मिल सकती है। ये बोलकर जानकी और आकाश घर के बाहर चले गए और एक दूसरे से बात करने लगे। क्या माँ, एक पौनी लड़की से शादी कैसे करूंगा मैं? अरे बेटा, तू समझ नहीं रहा है। शादी तो बस नाम की होगी, बदले में तुझे कितना कुछ मिलेगा वो तो सोच। हाँ, वो बात तो है, मगर उस पौनी पूनम के साथ मुझे सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी क्या? सोचकर ही घिन आती है। किसने बोला कि सारी जिंदगी बितानी है? तू चिंता मत कर, मैंने सब प्लान करके रखा है। तू बस शादी में ध्यान दे बेटा। कितना पैसा आएगा, कितनी अच्छी गाड़ी आएगी, कितना सोना आएगा। शादी के बाद हम गाड़ी में बैठकर घर लौटेंगे और बीच रास्ते में उसे पहाड़ी रास्ते से नीचे फेंक देंगे और सबको बोलेंगे कि एक्सीडेंट से गिर गई है। वाह वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है आपने। उधर पूनम खिड़की के पीछे से सब कुछ सुन लेती है। जानकी और आकाश घर चले जाते हैं। तब पूनम अपने चाचा चाची के पास जाकर सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर चाचा कहते हैं, देख पूनम, बहुत मुश्किल से एक लड़का मिला है, दहेज में कितना कुछ देना है। अभी ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं, समझी? और हम बस तुझे इस घर से विदा करना चाहते हैं। शादी तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद क्या होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। समझ गई, आप लोग मुझे मौत के मुंह में धकेल देना चाहते हैं। ठीक है, मैं भाग जाऊंगी, मैं अभी भाग जाऊंगी। ये सुनकर चाचा उसके पास आते हैं और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेते हैं। भाग जाएगी? हम भागने देंगे तब ना भागेगी, हैं? चल, तुझे तेरे कमरे में बंद करके रखूंगा मैं। शादी तक तू उसी कमरे में बंद पड़ी रहेगी। हाँ। नहीं नहीं चाचा, मुझे छोड़ दीजिए। चाचा छोड़िए, चाचा मुझे छोड़ दीजिए। चाचा मुझे छोड़ दीजिए। मगर उसके चाचा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो पूनम को उसके कमरे में धकेलकर दरवाजा बंद कर बाहर गए। अंदर बैठकर पूनम बहुत रोई, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। आखिर शादी का वो दिन आ ही गया। गांव में सभी को ये खबर हो गई। सभी एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। उधर पूनम अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है। आज रात को उसकी शादी है और उसके बाद उसके लिए मौत इंतजार कर रही है। वो कैसे बच पाएगी? उसके खिड़की पर कालू आकर भौंकता रहता है।
तभी पूनम को एक आइडिया आता है। वो एक चिट्ठी लिखती है और खिड़की से कालू के मुंह में वो चिट्ठी दे देती है और कहती है, कालू, ये चिट्ठी ले जा, सीधा पुलिस स्टेशन जा, जल्दी जा। कालू चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश घोड़ी पर सवार होकर चला आ रहा है और जानकी भी चली आती है। पूनम के घर के बाहर दहेज की गाड़ी खड़ी है। बेटा, ये देख, ये गाड़ी हमारी है। इस गाड़ी पर सवार होकर हम यहाँ से जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतना सब कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आकाश मंडप पहुंचता है और पूनम को भी वहां पर लाया जाता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जानकी और आकाश नई गाड़ी के पास जाते हैं। माँ, जल्दी चलो, अब यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, पर अपनी पत्नी को भी तो ले ले। अरे भाड़ में जाए ऐसी पत्नी। ऐसी पत्नी होने से तो मर जाना बेहतर। बौनी कहीं की। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? तू क्यों मरेगा? मरेगी तो चुड़ैल। इसके बाद विदाई का वक्त आता है। पूनम बहुत रोती है और रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है। आकाश पीछे की सीट पर उसके पास बैठता है और जानकी सामने बैठती है। एक ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलाना शुरू करता है। कुछ देर गाड़ी चलती है। थोड़ी देर बाद जानकी ड्राइवर को एक मोड़ पर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ने के लिए बोलती है। ड्राइवर वैसा ही करता है और कुछ देर चलने के बाद गाड़ी एक पहाड़ी रास्ता पकड़ती है। पूनम को सब कुछ पता है कि अब क्या होने वाला है। वो घबरा जाती है। वो अपने मन ही मन कहती है, कालू पुलिस के पास जा पाया या नहीं, वही मेरा आखिरी भरोसा है। नहीं तो आज ही मेरा आखिरी दिन है। गाड़ी कुछ देर और चली। इसके बाद जानकी ने कहा, बेटा, अब असली काम शुरू करे। क्यों नहीं माँ, अब वो अंतिम समय आ चुका है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका। अचानक से जानकी ने एक डंडा निकाला और ड्राइवर के सर पर दे मारा। ड्राइवर बेहोश हो गया। पूनम बहुत डर गई। आकाश ने पूनम को पकड़ा और गाड़ी से खींचकर निकाला और फिर उसको लेकर एक खाई के पास आया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, फेंक, छोड़ो, फेंक दो उसे, फेंक, फेंक, फेंक दो उसे, फेंक। पूनम देवी, अब होगा तुम्हारा दी एंड। आकाश पूनम को फेंकने जाता ही है कि तभी कालू के भौंकने की आवाज आती है और सब लोग देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी इधर ही आ रही है। वो कार एकदम जानकी के पास आकर रुकती है। उसमें से कई सारे पुलिस वाले निकलते हैं और कालू भी गाड़ी के अंदर से निकलकर आकाश की हथेली पर काट बैठता है। आकाश दर्द के मारे चिल्ला पड़ता है, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो, इंस्पेक्टर साहब बचाइए मुझे। शट अप! हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों माँ बेटे को। नहीं सर, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है, हम लोग बेकसूर। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें माफ दीजिए। पूनम बच जाती है। वो पुलिस वाला पूनम के पास आकर कहता है, पूनम, तुमने बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी का परिचय दिया। अगर तुम वो चिट्ठी न भेजती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारे चाचा और चाची को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद साहब, आपने मेरी जान बचाई। तुमने सही समय पर सही चीज सोचा, तभी ये हो पाया। तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी होगी।
और तुम्हारे इसी बहादुरी के कारण आज से पुलिस डिपार्टमेंट के महिला विभाग में तुम्हें नौकरी दी जाती है। ये सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है। उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके बाद से गांव वाले भी पूनम को बहुत सम्मान देने लगते हैं और पूनम कालू के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।